छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आई। इस देश में जातिवाद कब तक हावी रहेगा? इस देश में जातिवाद ने जितनी दरारें पैदा की हैं, उतनी किसी और समस्या ने नहीं की। और इसीलिए आज महाभारत में खुलकर पूछ रही, जातिवाद या राष्ट्रवाद? राष्ट्र को जाति में बटे हुए लोग नहीं चाहिए, राष्ट्र को जाति के नाम की दीवारें भी नहीं चाहिए। और इसीलिए राष्ट्र के नाम इस जातिवाद को खत्म करना ही होगा। कल अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धीरेंद्र शास्त्री पर 50 लाख लेने की बात कही। आज उधर से पलटवार आ गया। धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि कुछ नेता जाति के नाम पर बांटने का ही काम करते हैं, जाति के नाम का जहर फैलाते हैं। जातिवाद इस देश के लिए कैंसर जैसा है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि कौन कौन, जी हां, कौन कौन जातिवाद को कैंसर मानता है और कौन अभी भी जाति में बंटकर रहना चाहता है। आज उन लोगों की पहचान करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि चोटी कांड प्रायोजित था। तो क्या जाति के नाम पर बांटना कुछ राजनेताओं को सूट कर रहा है? आज महाभारत में यह भी सवाल पूछूंगी। उधर यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि कथा का काम ब्राह्मण का है, यादवों का काम दूध दोहने का है। अब आज सवाल पूछ रही हूं, क्या इस बयान को आप सही मानेंगे कि ब्राह्मण कथा करते रहे और जो यादव है वो दूध दोहते रहे? क्या आज के समय में भी जाति के नाम पर किसी का पेशा तय होगा? क्योंकि आज इस जातीय संघर्ष की सबसे डराने वाली तस्वीर सामने आ गई है। वो तस्वीर आपको दिखाती। बिहार के गांव में ये बोर्ड लगा दिए गए हैं, ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना मना है। यहां पर ये बोर्ड लगाए गए, देखिए जरा गौर से। मोतिहारी में लगे ये बोर्ड साफ कह रहे हैं कि गांव ने निर्णय लिया है, यानी समस्त गांव वालों ने निर्णय लिया है कि यहां यूपी के चोटी कांड के बाद गांव में कोई भी ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं कराएगा। क्या आपको यह सही लगता है? क्या अब ये ब्राह्मणों के प्रति नफरत में तब्दील नहीं हो रहा है? जहां पर ब्राह्मणों पर बैन लगा दिया गया, कहा जा रहा है यहां कोई ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करेगा। क्या इस देश के किसी भी गांव में ब्राह्मणों पर बैन लगाया जा सकता है? या फिर किसी भी जाति के व्यक्ति पर क्या इस देश में बैन लगाया जा सकता है? उनके किसी काम को करने पर बैन लगाया जा सकता है क्या? आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं। ब्राह्मण वर्सेस यादव की ये लड़ाई एक बड़े जातीय संघर्ष में तो कहीं तब्दील नहीं हो रही है। इसके खिलाफ बोलना जरूरी है और अभी बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही राज्य यूपी और बिहार, यहां चुनाव आने वाले हैं। अगर अभी नहीं बोलेंगे तो जातीय संघर्ष क्या होने देंगे? क्या इससे चुनावी फायदा किसे मिल रहा है? आज ये भी सवाल पूछूंगी, खुलकर पूछ रही हूं महाभारत में। जातीय संघर्ष किसे चाहिए? यह रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जरूरी है कहना कि इस राष्ट्र में जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए। एक रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत में अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। यूपी टू बिहार, ब्राह्मण बैन का प्रचार। बागेश्वर पर बयान, अखिलेश का सुंदरकांड। इटावा में यादव कथावाचकों के साथ मारपीट का मामला पूरी तरह से यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है और जातीय संघर्ष की आग अब बिहार तक पहुंच गई। बिहार के एक गांव में ब्राह्मणों के बहिष्कार के बोर्ड लगा दिए गए हैं। इनमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का इस गांव में पूजा पाठ कराना मना है। ये तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां ब्राह्मणों का विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटित हुई है,
उसके बहिष्कार करते हुए हम लोगों ने बोर्ड लिखवाया है। वहीं इस बारे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा गया कि ब्राह्मणों के पूजा पाठ कराने पर बैन लगाया गया है, तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं, आजकल ऐप बना दिए हैं सबने, ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। क्या अखिलेश ब्राह्मणों की पूजा पर तंज कस रहे हैं? ब्राह्मण नहीं तो ऐप ही सही। क्या अखिलेश अपने इस बयान से जातीय संघर्ष को और हवा दे रहे हैं? इससे पहले भी अखिलेश ने इसी मामले में बाबा बागेश्वर को बीच में लाकर उन पर अंडर द टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया था। तो अब बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए पलटवार किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कुछ लोगों ने आग पे घी डाला है। प्रायोजित था ये पूरा कथावाचक कांड। जातिवाद से कुछ नेताओं को लाभ मिलता है। जातिवाद देश के लिए कैंसर जैसा है। हाथी चले बाजार, हम सेवा करते रहेंगे। 12 तारीख तक धाम पर है, तो विदेश से आपका जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। मजबूरी है, बात तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा नहीं, हॉस्पिटल बनाना, तो वो भी हमारी मजबूरी है। ये बवाल हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब अखिलेश यादव पर पलटवार यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने किया। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। देखिए, वो रात भर परेशान है बेचारे कि सत्ता से 2017 से बेदखल, सत्ता पाने के लिए एकदम व्याकुल हैं। और सत्ता के गलियारे में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जैसे लोग गेट पर खड़े हैं कि नो एंट्री है। इस नाते वो रात भर चिल्ला रहे हैं, इसी नाते रात भर करते करते ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। आज महाभारत में सवाल पूछ रहे हैं कि एक प्रकरण को इतना बड़ा बना दिया गया कि वो जातीय संघर्ष में तब्दील हो गया। सवाल ये भी कि आने वाले बिहार और यूपी चुनाव में किसको इससे फायदा मिलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस देश में जातियों में बंटकर कब तक जीते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इस जातीय संघर्ष की सबसे जो आज हैरान करने वाली तस्वीर है, मैं उसको पहले दिखाना चाहती हूं। चेतन, जरा वो तस्वीर चलाइए बिहार के गांव की। मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। मेरे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। फराज किदवई साहब को आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, बस जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सिर्फ उस तस्वीर को मेरे स्क्रीन पर रखिए चेतन, क्योंकि ये जो तस्वीर बिहार से आई है, इस तस्वीर से एक बहुत गंभीर सवाल उठ गया है कि क्या जातीय संघर्ष, इस तस्वीर को जरा बड़ा करके चलाइए चेतन, क्या जातीय संघर्ष इस हद तक फैल जाएगा जहां पर ब्राह्मण बैन की बात होगी। ब्राह्मण बैन, इस गांव में पोस्टर लगा दिए गए और ये कहा जा रहा है कि यहां पर अब कोई भी ब्राह्मण नहीं कथा कराएगा, हम ये होने नहीं देंगे। समस्त गांव वालों ने निर्णय लिया है, ये कहा गया है। अब आप इस तस्वीर को देखकर सोचिए कि क्या ये वाकई इतनी बड़ी समस्या में तब्दील हो सकता है जो आने वाले समय में हम जातिवाद का एक सामना करते आए हैं इस देश में। लेकिन क्या ये जो प्रकरण हुआ है उसके बाद की ये तस्वीर है। मैं फराज साहब सबसे पहले आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि आपके नेता ने जब ये कहा कि देखिए उनका अपमान किया, हमने उनको लाकर सम्मानित किया, अब मुझे बताइए इसकी काट क्या है। यहां गांव में कह दिया चोटी कांड के बाद हमने सारे ब्राह्मणों को बैन कर दिया, कोई नहीं करेगा यहां पर कथा। क्या यही होगा अब इस देश में? ये समस्या को थामना था या समस्या को फैला देना था? नहीं सुचारिता जी, देखिए इस तरह की जो बातें हैं कि अगर किसी ने गांव में ये लिख दिया कि यहाँ पर ब्राह्मणों से पूजा करवाना या कथा करवाना नहीं चलेगा, तो ये बहुत ही गलत है, निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें जब से भारतीय जनता पार्टी सुचारिता जी इस देश में आई है तब से ये हुआ है। उत्तराखंड में हम लोग ने देखा कि बोर्ड्स लगाए गए कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री बैन है। उत्तर प्रदेश के कुछ गाँव में भी ऐसा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से कुछ ये जातिवाद का और
सांप्रदायिक उन्माद का हम लोग देख रहे हैं सुचारिता जी, जो एक खेल चल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आपने अभी बिहार का जिक्र किया सुचारिता जी, ये 3 अक्टूबर 2024 की ये खबर है, जिसके हिसाब से ये अखबार हिंदू की खबर है, जिसमें ये लिखता है कि टॉर्चिंग दलित होम्स इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। ये मैं आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं, मतलब कि दलितों के पूरे मोहल्लों पर हमला करना, उनको मारना, उनकी हत्या करना, ये एक रिकरिंग क्राइम हो चुका है बिहार की, जहां के आप बात करते हैं। तो ये तो सरकार को सुचारिता जी देखना पड़ेगा, चाहे वो बिहार की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या इस देश की सरकार हो, कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों खासकर दलितों और पिछड़ों के साथ ऐसा हो रहा है कि हिंसा का समर्थन नहीं करती हूं, इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। आपको भी बोलना पड़ेगा, यहाँ पर समीर जी को भी बोलना पड़ेगा, अरुण राजभर जी को भी बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। क्या इसके जवाब में आप ये जवाब दे रहे हैं मुझे कि दलितों को टॉर्च किया जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, ये इसका जवाब है? यानी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनको जलाया जा रहा है तो ब्राह्मणों को भी बैन करेंगे? आपके जवाब से तो मुझे ये लग रहा है, ये इसका जवाब है क्या? सुचारिता जी, आप तो बहुत अच्छी डिबेट कराती थी, आज सिलेक्टिव हियरिंग का शिकार। मैं आ रही हूं। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ये जो बोर्ड्स लग रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस गांव का भी आप जिक्र कर रही हैं, जिस गांव में हुआ, उत्तराखंड का भी मैंने आपको जिक्र किया, वहां नहीं होना चाहिए, गलत है ये। जातिवाद, जाति के आधार पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। मणि यादव जी की शिखा नहीं काटनी चाहिए थी क्योंकि वो यादव थे सुचारिता जी। तो हम तो इस चीज का बहुत ज्यादा खंडन कर रहे हैं आपके सामने, और आप हमारे ऊपर गुस्सा रही हैं। हम तो बोल रहे हैं कि बिहार में दलितों की पूरी बस्तियां जलाई जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, और ये रिकरिंग क्राइम हो चुका है बिहार में। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। लेकिन ये तो नीतीश कुमार जी को देखना पड़ेगा ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार, हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के वो एक हिस्सा हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि बिहार में पूरे दलितों के मोहल्ले क्यों चलाए जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, प्लीज अखिलेश यादव की तस्वीरें चलाइए, अखिलेश जी की तस्वीरें चलाइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की तस्वीरें चलाइए, क्योंकि वो टक्कर अब बहुत बड़ी हो गई है। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है फराज जी, इसीलिए आज जब मैं ये डिबेट कर रही हूं तो ये बताना जरूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जातिवाद इस देश में कैंसर की तरह फैला हुआ है, कैंसर की तरह। और वो ये कह रहे हैं, नहीं सुनिए मेरी बात, वो एक कैंसर की तरह फैला हुआ है। आज देश को डिसाइड करना है कि हमें कैंसर चाहिए क्या इस देश में, ये मेरे दर्शक तय करेंगे। मेरा मतलब सिर्फ ये है, फराज जी इसको सुनिए जरा, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर एक वार आपके नेता ने किया, उन्होंने अब पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा ये प्रायोजित है। समीर जी, मैं चाहती हूं जरा इस पर आप बोलिए, अगर ये जातिवाद इस तरह से फैलेगा, इस पर कोई नेता आकर नहीं कहेगा कि इसे थमना चाहिए, तो क्या होगा? देखिए अखिलेश यादव की आप अगर 2012 से लेकर 2017 की अगर राजनीति देखोगे तो जातिवाद किसने किया, किसके राज में सबसे ज्यादा जाति के दंगे होते थे। और पीडीए की जो अखिलेश यादव बात करते हैं पिछड़ा दलित की, उनके राज में पिछड़ा दलित की क्या स्थिति थी अखिलेश यादव जी बताएं। और अखिलेश यादव ने जब यादव कथावाचक के साथ जब बुरा व्यवहार हुआ, योगी सरकार ने तत्काल 48 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया। जिन लोगों ने ये काम किया था, अखिलेश यादव उनको बुलाते हैं, तबला हारमोनियम देते हैं और कहते हैं जाके कथा कीजिए और कुछ होगा तो हम देख लेंगे। अखिलेश यादव इसके आड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जातिगत जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर के बारे में क्या कहते हैं कि अंडर करंट टेबल से पैसा लेते हैं। अरे जिस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री और सारे नेता सारी जिंदगी टेबल के नीचे पैसा लेके अपनी राजनीति करते रहे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनके सारे घर के लोग टेबल के नीचे पैसा लेके राजनीति करते रहो, कुछ संपत्ति बनाई, हर जगह नजर में आता है कि टेबल के नीचे पैसा लेते हैं। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर, आप उनके पूरे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक टेबल के नीचे पैसा लेती रही, भ्रष्टाचार का काम करती रही। रामगोपाल तो कहते रहे खुल के कि पैसा खाते रहो, थोड़ा बहुत पैसा खाओ चलेगा। इतना पैसा कैसे? आजम खान जेल के अंदर क्यों है? थोड़ा बहुत पैसा खाते रहो, ये उनका बयान है फराज जी। और आज आप बागेश्वर बाबा पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे को तो कैंसर हॉस्पिटल चलाना है, तो इसलिए ये बयान है। देखिए सुचारिता जी, मैं नॉर्मली डिबेट्स में कभी पर्सनल अटैक नहीं करता हूं। नहीं, वो कर रहे हैं आपके नेता पर, तो आप जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो मैडम, चौगांवकर साहब जो हैं वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने रामगोपाल जी का भी जिक्र किया, तमाम चीजों के जिक्र किए। मैं
मैं चुनौती दे रहा हूं चौगाकर साहब को कि ये साबित कर दें कि अखिलेश यादव जी के राज में क्राइम ज्यादा था और अब जो है वो कम हो गया है। मैं एनसीआरबी की पूरी किताब लिए बैठा हुआ हूं, एक एक आंकड़े को मैं बता 2017 से एक भी दंगा बता दो उत्तर प्रदेश में हुआ और जातिगत को लेकर। अरे सर, ये जनता को 64 दंगे अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए थे। अरे सर सुनिए आप बताइए ना, दंगा बताइए 2017 से लेकर 2024 के बीच में। अरे सर, मैं बता रहा हूं आपको, जो रॉइट्स हुए उत्तर प्रदेश में एज पर एनसीआरबी 2022। जिसके सरकार में अतीक अहमद डिसाइड करते थे थानेदार कौन होगा। अच्छा ठीक है, समीर जी उन्हें बोलने दीजिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। आपने व्यक्तिगत आरोप अखिलेश यादव पर लगाया है, वो उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो अंडर द टेबल पूरी सरकार में पैसा लेते रहे और अब ये देखिए ये धीरेन्द्र शास्त्री पर पैसे का आरोप लगा। बोलिए सुचारिता जी, पत्रकारिता को भी मैंने बहुत करीब से देखा है और मैंने अपना कैरियर शुरू किया था एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर से। तो चौगाकर साहब को भारतीय जनता पार्टी से अंडर द टेबल पैसे मिल रहे होंगे, क्योंकि ये खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं। और ये अगर ये पत्रकार होते, सच बोल दो तो पार्टी का प्रवक्ता बना दो आप बताइए ना कितने दंगे हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जातिवाद को लेकर कितने दंगे हुए आप बता दीजिए। तो सुनिए, आपको मैं एक्सपोज करूंगा। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपसे फराज जी, आपसे समीर जी, आपसे दोनों से ये कहती हूँ, व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो व्यक्तिगत जवाब वापस मिलता है। आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, अब आप वो आप पर वापस लगाएंगे। मुझे लगता है मुद्दे पर रहते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपके कार्यकाल के दौरान क्या इस तरह की डीलिंग्स हुई, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है। जवाब दीजिए फराज जी, विनोद जी को। नहीं सुनिए, अरे मैं तो गारंटी से बोल रहा हूं कि अभी एक मुश्किल से 3 महीने पहले की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जो रिक्रूटमेंट हुए उसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसमें हाईकोर्ट ने उसमें दखल भी दिया। चौगाकर साहब बताएं कि कहां पे लिए गए पैसे, क्या लिया गया। ये हवा में बात करने से थोड़ी ना होगा। चौगाकर साहब मैं पढ़ लिख करके बैठता हूं, सारे डेटा साथ में लेकर के बैठता हूं। आजम खान जेल में क्यों है? ठीक है, मैं एक बार सुनिए। मैं मुझे लग रहा है कि जरा हम डाइग्रेस कर रहे हैं डिबेट से। मैं एक बार महामंडलेश्वर जी के पास जाऊंगी। अरुण राजभर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, विनोद बंसल जी भी आ गए, प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं। मैं महामंडलेश्वर जी पहले आपके पास आ रही हूं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है महामंडलेश्वर जी कि आज के समय में हम ये इस डिबेट को करना पड़ रहा है कि कौन क्या काम करेगा। अब अरुण राजभर जी यहाँ पर हैं, मैं अरुण राजभर जी आपसे भी बोल देती हूँ, क्योंकि आपके पिताजी ने भी एक बयान ऐसा दिया। उनका एक बयान ऐसा आया कि भाई यादव तो दूध ही धोएंगे और ब्राह्मण ही कथा करेंगे। तो पहले आपसे पूछ लेती हूँ, आपको लगता है कि आज के समय में ये सही वक्तव्य है? आज के समय में किसी की जाति के हिसाब से उसका पेशा तय होगा? देखिए सुचारिता जी, वर्ण व्यवस्था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं बनाया और वर्ण व्यवस्था में 4 जातियों को जब समाहित किया गया तो सबका अलग अलग काम तय किया गया। ब्राह्मण का काम क्या होगा, क्षत्रिय का काम क्या होगा, वैश्य का काम क्या होगा, शूद्र का काम क्या होगा, वो हमने नहीं तय किया था। और वो परंपरा आज से नहीं चली आ रही है, वो परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अगर इन समाज में पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों में अगर सामाजिक चेतना नहीं होती तो आज भी वर्ण व्यवस्था के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया, सभी धर्म को, सभी समाज को एक समान खड़ा करने का अधिकार दिया और सभी लोगों में जागरूकता पैदा हुआ है और लोगों ने उसके हकों को पाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब बात इस बात की आती है, यादव बनाम ब्राह्मण नहीं कराया, ये कौन करा रहा है? ये अखिलेश ही करा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं करा रहा है। अगर ब्राह्मण बनाम यादव नहीं होगा तो पीडीए का फार्मूला उनका कैसे फर्जी साबित होगा, कैसे सही साबित होगा? जब इनको सत्ता मिली थी तो ये पीडीए समाज के लोगों में यादव और मुस्लिम के अलावा कितने लोगों को इन्होंने भला किया था, या हमारे जितने महापुरुष थे इनके नाम पर कितनी योजनाएं चलाई थी, या पिछड़े वर्गों को कितना सशक्त किया था। जब लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बनाने का समय आया तो यादव बन गया। राजभर जी, आप अखिलेश यादव पर तो आरोप लगा रहे हैं कि वो ब्राह्मण वर्सेस यादव कर रहे हैं, उन्हें इस जातीय संघर्ष से फायदा मिलता है, उन्हें इससे वोट मिलता है। लेकिन मेरा तो सीधा सवाल यही है कि ओपी राजभर जी भी तो जाति में ही बांट कर देख रहे हैं। वो कौन सा जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं? ना बिल्कुल, मैं तो खत्म करने की बात कर रहा हूँ। आप जाइए, सर्टिफिकेट लेकर के तहसील में जाइए, जब आपका प्रमाण पत्र बना करके एसडीएम देगा, तहसील पर बैठ करके अधिकारी देगा, तो फिर जाति कैसे खत्म होगी? लोहिया जी ने जाति खत्म करने की बात किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जाति खत्म करने की बात किया था, देश के महापुरुषों ने कहा था कि जाति खत्म होनी चाहिए।
लोगों को इंसानियत के रूप में लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को व्यवस्था इंसानियत के नाम पर देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है आदिवासी वर्ग से हैं। ये बात ना तो कांग्रेस को हजम हो रही है, ना ही जितने विपक्ष की राजनीति करने वाले ओबीसी वर्ग के नेता हैं उनको हजम हो रही। जब एक छोटे वर्ग का व्यक्ति माननीय ओम प्रकाश राजभर जी छोटे समाज से निकल करके आपके चैनल तक पहुंचा है, यही चीजें जो विपक्ष की राजनीति ओबीसी दलित के कर रहे हैं, इनको जब ये हजम नहीं हो रहा है छोटे से गांव से निकल करके आने वाले नेता, तो ये सोचिए कि जो पिछड़ों की लड़ाई बड़े मजबूती से देश के प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराने का फैसला किया, तो क्या कांग्रेस पार्टी को चुभेगी नहीं, समाजवादी पार्टी को चुभेगी नहीं कि जो चारों खाने देखिए राजभर जी, देश के प्रधानमंत्री ने समाज के हर वर्गों की भागीदारी। अरुण राजभर जी, आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति खत्म भी नहीं होती, क्योंकि आपको जब उसके बारे में लिखना पड़ेगा अपने पर्चों में, तो आप कैसे कह रहे हैं जाति खत्म हो जाएगी। मैं महामंडलेश्वर जी आपके पास आ रही हूँ। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ठीक है आ रही हूँ वापस। धीरेन्द्र शास्त्री ने आज ये कहा कि जातिवाद एक कैंसर की तरह है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और बार बार लोग इस पर बयान भी दे रहे हैं कि भाई हर कोई नहीं कथा कर सकता है, सिर्फ ब्राह्मण कथा करें। फिर कोई कहता है कि नहीं हर कोई कह सकता है। मैं आपका इस पर मत जरूर जानना चाहती हूं, क्योंकि आप एक बहुत लोकप्रिय कथावाचक हैं, आपको लोग सुनते हैं। और मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि आज के समय में भी अगर देश इसी जातिवाद में फंसा रहेगा तो कहां जाएंगे। हाँ बहन जी, यूपी में जो घटना घटी निसंदेह और दुर्घटना थी, नहीं घटना चाहिए थी। मुझे लगता है जिनको बुलाया था उनको कह देते भाई यहाँ संवाद की जगह विवाद होने की संभावना है, आप चले जाएं, परंतु घटना थी, घट गई। अब इसमें हर घटना में राजनीतिकरण जो होता है वो ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में हर जाति को महान कहा है। आप किसी कुल में पैदा हुए हैं, आप वंदनीय हैं, पूजनीय, सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज सुपनीत। भगवान शिव ने कहा है पार्वती, जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाए वो कुल पवित्र है। हमारे यहाँ कागभूषण जी कथा करते हैं तो गरुड़ जी भी सुनते हैं, भगवान शिव हंस का रूप धारण करके सुनते हैं। तो ये विषय नहीं था। यदि आप विद्वान हैं, यदि आप पात्र हैं, मैं ज्योतिष का ज्ञाता नहीं हूँ, अब मैं ज्योतिष में किसी को कुछ कहूँगा तो मनगढ़ंत होगा। किसी वेद पुराण आपने पढ़े हैं और आपको लगता है कि आप किसी को सन्मार्ग की प्रेरणा देते हैं तो जरूर दीजिए, परंतु जाति के नाम पर एक राजनीति करें, जाति के नाम पर समाज को बांटें, ये चिंताजनक है। हमारे देश में राष्ट्र और धर्म पर अनेक आघात हो रहे हैं राष्ट्रद्रोहियों के कारण। वो तो चाहेंगे कि हिंदू समाज जातिवाद में बट जाए, जाति के नाम पर झगड़े हों। तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा सबसे कि उस घटना को दुर्घटना समझ करके आगे बढ़ें। गांव में आज भी लोग किसी भी जाति के एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं, राम राम करते हैं, चाचा ताऊ कहते हैं और प्रेम से रह रहे हैं। ऐसी घटनाओं से मुझे लगता है अकारण कुछ झंझट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। तो मेरी तो सबसे प्रार्थना यही रहेगी कि ये जातिवाद से ऊंचा उठ करके राष्ट्र संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। ये बहुत अच्छी बात आपने स्वामी जी कही है महामंडलेश्वर जी, और मैं आज ये डिबेट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज अगर हम जातिवाद और जाति की फांस में फंसे रहेंगे, वही दीवारें बनाते रहेंगे और वही दरारें खड़ी करते रहेंगे, तो कैसे ये राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। विनोद बंसल जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए, अरुण राजभर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं विनोद बंसल जी आपके पास आ रही हूँ। विनोद जी और प्रेम जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। विनोद जी, ये जिस तरह से अखिलेश यादव का एक बयान आया, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आरोप लगाए, 50 लाख की कथा करते हैं, कोई कैसे उनकी कथा करा सकता है। आज धीरेन्द्र जी ने कहा मैं पैसे लेता हूं तो दान लेता हूं तो कैंसर अस्पताल बनाता हूं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरे बहुत सारे काम हैं, और ये जो जाति में बांटने के काम कर रहे हैं ये प्रायोजित है। उन्होंने ये बात कही है। अब आज मैं पूछ रही हूं कि जातिवाद, क्योंकि बिहार में एक जगह एक बोर्ड लग गया जहां ब्राह्मणों को ही बैन कर दिया कि वो कथा नहीं कराएंगे, क्योंकि यूपी में इटावा कांड में जो हुआ है उसके बाद। तो ये तो जहर है, ये तो पता चल रहा है, तो नफरत फैलती जाएगी ऐसे। विनोद जी,
सुचरिता जी, दो बातें हैं इसमें बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि किसी व्यक्ति को आरोप लगाने से पहले अपने दामन को देख लेना चाहिए कि मैं कितना पाक साफ हूँ। मुझे और कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पापियों की गठरी पूरी सिर पे लेके चलते हैं, पाप की गठरी सिर पे लेके चलते हैं और फिर सामने वाले को पापी कहते हैं, वो तो ठीक नहीं है। लेकिन जनता जानती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि भाई देखिए, जाति हमारी पहचान है। आज की डेट में जाति व्यवस्था हमारी पहचान है और हमारी शक्ति है, लेकिन जातिवाद जो है इस देश के लिए वास्तव में कैंसर है। मैं कहना चाहता हूँ, जातिवाद के आधार पर जो राजनीति हो रही है वो देश के लिए घातक और जो विभाजनकारी है। और ये जो कुछ राजनेता हैं जो कि फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए ये नाम तो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, वास्तव में इसीलिए इनका नाम नमाजवादी पड़ा। आप मुझे बताइए आखिरकार क्यों जनता इनको नमाजवादी कहती है? क्योंकि ये पूज्य संतों पर हमला करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों पर हमला करते हैं, रामचरितमानस को जलाते हैं, नियत राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, राम मंदिर को बनने में हर तरह के रोड़े अटकाते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा घृणित काम नहीं है जो हिंदू समाज पर हमला करने से इनसे छूट गया हो और वो ये कहीं बाज आ गए हों। मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए इनका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका। अब वो धरातल में गए हुए रसातल को ये वापस लाने की कुछ प्रयास कर रहे हैं, शायद इसीलिए इसी माध्यम से कभी। पर विनोद जी, आपको नहीं लगता है कि अगर इस जातिवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले जो ब्राह्मण हैं उनको ही आगे आकर ये कहना पड़ेगा कि कथा हर कोई कर सकता है, उन्हें ही आगे आकर कहना पड़ेगा कि भाई ये जातियों में बांटकर देखना बंद कीजिए, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, बाकी जातियां हैं, उन्हें तो हमेशा से फराज जी ये कह रहे हैं कि उनको अपमानित किया गया, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया गया वो क्या सही है? उसको कोई सही कहेगा? वो सवाल पूछेंगे। और वो अभी एक दलित, वो बता रहे थे किस तरह से दलित को जलाने की कोशिश हुई, सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए तो जनता में और आम लोगों में से ही आवाज उठनी पड़ेगी ना विनोद जी? निस्संदेह। अब सुचरिता जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये देश के लिए विभीषिका थी, देश के लिए घातक बीमारी थी, जो जातिवाद के आधार पर जो है ना जी हमारे समाज को बांट दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले कुछ दशकों में हमने कई सारे अर्चक पुरोहित तैयार किए, कई सारे कथाकारों का प्रशिक्षण हम करते हैं, कई प्रशिक्षण के देश भर में हमारे चलते हैं, लेकिन हमने उन प्रशिक्षणार्थियों की कभी कोई जाति नहीं पूछी। एक मोटे मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे समाज के लोगों को प्रशिक्षण दे करके कथाकार और पुरोहित पंडित बनाया, जिनकी जाति के बारे में ये लोग जो SC ST और OBC कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जातिगत जहर को समाप्त करने के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हमने पिछले 61 वर्षों के अपने जो जीवन में यही बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी एक घटना घटती है, जहां तक इटावा की घटना की सवाल है सुचरिता जी, हमारा विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल बाकायदा इटावा जाके आया, दूसरे दिन जाके आया, सभी पीड़ित पक्षकारों से मिलने की कोशिश करी, लेकिन उस यादव तथाकथित जो कथाकार थे उनको इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने कैद कर रखा था, उनसे मिलने नहीं दिया गया। हमने लाख कोशिश करी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार कब तक कैद रखोगे? आप मुझे बताइए, समाज को विभाजित करने की मानसिकता आपकी कब तक चलेगी? ये समाज अब स्वीकार नहीं करेगा। सुचरिता जी, मैं कहता हूं हमारा संकल्प है कि जातिगत जहर को, जातिगत भेदभाव को देश के अंदर से समाप्त करेंगे, और जो भी जिसको ये SC ST कहते हैं या समाज का जो वंचित चेहरा है, वंचित जो तबका है, उसका अपलिफ्टमेंट के लिए विश्व हिंदू परिषद सदैव काम करता रहेगा। आज से बजरंग दल ने सेवा सप्ताह शुरू किया है सुचरिता जी, 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक बजरंग दल देशव्यापी सेवा सप्ताह करेगा। उस सेवा सप्ताह के अंदर हम मंदिरों को, शमशान घाटों को और ऐसे सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई करके और सभी मतपंथ संप्रदाय के लोगों को जोड़ेंगे। ये बजरंग दल कर रहा है। आप देखिए, ऐसे अनेक सेवा कार्य हमने हाथ में लिए हैं, लेकिन किसी भी तरह की राजनीति और इस मामले पर राजनीतिक लोगों की टिप्पणी हमें बर्दाश्त नहीं है, जो कि समाज को बांटने का काम करे, देश को विभाजित करने का काम करे। मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं कि आखिरकार वो जो अगर वो नहीं, पर ये कर कौन रहा है? ये एक प्रकरण हुआ, उसके बाद वहां से जिस तरह
कथावाचन हुआ, उसके बाद वहां आरोप लगे कि उन्होंने बदसलूकी की, यहाँ पर उन्हें बुलाकर अखिलेश जी ने सम्मानित किया। वो तो उस महिला पर भी सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है इन दोनों ही कथावाचकों पर। अब मुझे देखिए मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अरुण राजभर जी बैठे हुए, फराज जी मैं आ रही हूँ, प्रेम जी के बाद मुझे जाना है, लेकिन अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का निशाना आया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने सड़क पर यादव रेजिमेंट उतार दी है, यादव रेजिमेंट से पुलिस पर पथराव कराया है, जातिवाद की राजनीति का परिचय दे रहे हैं अखिलेश यादव। एसी कमरों से निकलकर करें पीडीए की बात, मतलब एसी कमरे में बैठे रहते हैं और यहाँ पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरी यादव रेजिमेंट को उन्होंने उतार दिया है यहाँ पुलिस पर पथराव करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? मैं एक बार चाहती हूं जरा अरुण राजभर जी को लीजिए स्क्रीन पर और प्रेम जी को लीजिए। प्रेम जी, यादव रेजिमेंट को उतार दिया है और वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। वो जा रहे हैं, चाहते हैं कि जातीय संघर्ष हो, वो चाहते हैं कि ये हो क्योंकि उन्हें तो फायदा मिलेगा। 27 में चुनाव है, उसका फायदा तो बिहार में भी मिलेगा क्या? देखिए सुचारिता जी, ये प्रतिक्रियाएं हैं जो बता रही हैं। मूल घटना क्या है? दो घटनाएं हैं जिसके आलोक में हम बात कर रहे हैं। एक घटना वो है जहां से शुरुआत हुई कि एक यादव कथावाचक को रोका गया, उनके बाल मुड़े गए वगैरह वगैरह। और दूसरी घटना वो है जो आप दिखा रही हैं आज के ब्राह्मणों को गांव में आने से रोक है। दोनों, एक घटना की प्रतिक्रिया है दूसरी। और दोनों जो घटनाएं हैं वास्तव में सत्ता को चुनौती है। हम लोग मान रहे हैं कि ब्राह्मण यादव को चुनौती दे रहे हैं या यादव ब्राह्मण को दे रहे हैं, ऐसा लोग देखें तो मैं करेक्शन करना चाहता हूं। यादव ब्राह्मण को या ब्राह्मण यादव को चुनौती नहीं दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों देश के कानून व्यवस्था को और सत्ता को चैलेंज दे रहे हैं। सत्ता पर तो कोई बात ही नहीं कर रही है। हो क्यों रहा है? ये लोग कैसे बात कर पा रहे हैं कि भाई यादव रेजिमेंट दोनों ही गलत है ना? नहीं, दोनों गलत है। दोनों क्या बात है? ये सत्ता को सीधे चुनौती है, कानून व्यवस्था को चुनौती है। और ये इसका असर कैसे रोक लगेगी? पर इसका असर तो आम लोगों पर होगा ना। इसका असर एक गुस्से में तब्दील होगा कि नहीं समीर जी? इसका गुस्से में तब्दील होगा, लोग प्रतिक्रिया देंगे और वो प्रतिक्रियाएं आम आदमी पर होंगी। यादव ब्राह्मण के खिलाफ प्रतिक्रिया देगा, ब्राह्मण यादव के खिलाफ देगा। ये होगा कि नहीं होगा? आप ब्राह्मणों को बैन कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं नहीं करेंगे ये कथा। मुझे लगता है एक समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज संकट में आएगा समाज में, और संघ तो उसके खिलाफ काम कर रहा है। आप संघ का देखिए, संघ तो कहता है कि एक शमशान, एक कुआं और एक मस्जिद होना चाहिए सबके लिए। सामाजिक समरसता की संघ बात कर रहा है। समाज के अंदर संघ जो जोड़ने का काम करता है, कुछ पार्टियां उसे तोड़ने का काम करती है। पत्रकार वार्ता में कौन पूछता है भाई कि पत्रकार की जाति क्या है? राहुल गांधी पूछ लेते हैं, अखिलेश यादव पत्रकार वार्ता में पूछ लेते हैं तो भैया आप किस जाति के हो? तो अखिलेश यादव को तो हर आदमी में जाति देखना है, राहुल गांधी को हर आदमी में जाति देखना है। मुझे लगता है कि ये जातिगत का जो चश्मा पहन के राजनीति कर रहा है, ये समाज में विघटन करने का और दरार पैदा करने का काम कर रहा है। मैं अरुण राजभर जी को लूंगी। अरुण जी, ओपी राजभर साहब कह रहे हैं कि पूरी की पूरी यादव रेजिमेंट उतार दी है पुलिस से गुंडाई करने के लिए। फराज जी और अरुण राजभर जी। बिल्कुल भाई, पुराना इतिहास रहा है। 815 दंगे कराए गए थे तो उसमें एक्सपीरियंस हासिल हुआ है किस तरीके से उग्रवादी लोगों को किस तरीके से तांडव करा करके हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, चाहे ब्राह्मण वर्सेस यादव करा दिया जाए। मसला वो नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती है कागज के वसूलों से। आप देखिए सच्चाई क्या। उसी जिले में 1 दर्जन कथावाचक शास्त्री बनकर के यादव के रूप में कार्य करते हैं, वो कथा सुनाते हैं। 1 दर्जन लोग कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में भी उसी जगह कथा कर रहे हैं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं हो रही है। कर्म से आदमी कथा करता। अगर आप कुकर्म बन जाएंगे, आपके कर्म जो है निगेटिव हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो व्यक्ति सवाल खड़ा करता है। और वही हुआ है इनके साथ। कोई गलत नहीं हुआ है। गलत सिर्फ यह हुआ है कि इन्होंने 2 सर्टिफिकेट दिखाया, 2 आधार कार्ड दिखाया और दोनों में। ठीक है, अरुण राजभर जी का सिग्नल कुछ फ्रीज हो गया है। फराज साहब, भाई आरोप लग रहे हैं कि इस संघर्ष को आप वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे हवा दी है क्योंकि चुनाव 27 में है। इसका असर बिहार में भी दिख रहा है। फराज साहब, यहां आपने सम्मानित किया, उसके बाद आपने उस महिला पर भी आरोप लगा दिए जिन्होंने इन पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भी आपने लपेटे में लिया, उन पर भी आरोप आपने लगा दिए। सुचारिता जी, मुझे बहुत लोगों के जवाब देने हैं। क्योंकि हमारी पार्टी का नाम बिगाड़ा गया। तो एक जो है गोडसेवाद समर्थक लोग कुछ यहाँ बैठे हुए हैं
जो एक विश्व गोडसे परिषद के भी लोग आप कह सकती हैं उनको। ये बताइए सरिता यादव शास्त्री बन करके वहां नहीं, ये उनसे तो आपको तकलीफ। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा आपसे फराज साहब, व्यक्तिगत आप कुछ कहेंगे तो फिर वो भी जवाब देंगे। मैं नहीं चाहती हूं कि देखिए विनोद बंसल जी वहां बोल रहे हैं, विनोद जी का ऑडियो दे दीजिए। विनोद जी बोलेंगे, वो पलटवार होगा, आप पर होगा, फिर अखिलेश जी पर होगा, यहाँ पर आप बीजेपी पर करेंगे, विनोद जी पर करेंगे। जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नमाज पढ़ना गलत है क्या? और इनको नमाजबाजी कहने में क्या आपत्ति हो रही है? क्या आप नमाजबाजियों का साथ नहीं देते क्या? नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं देते क्या? हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाते नहीं क्या? हमारे पूज्य संतों पर हमला नहीं करते क्या? अयोध्या में आप निहत्थे राम सेवकों को मरवाते नहीं क्या? आप मुझे बताइए, आप जब दंगे होते थे, जातिगत हिंसा का शिकार लोगों को मुआवजा देने की बजाय और एक विशेष पक्ष को, जिहादियों को आप प्रश्रय देते थे, नहीं देते क्या? आप मुझे बताइए, आपके कैबिनेट में वो जिहादी मंत्री था कि नहीं था जो अभी जेल में है? और ऐसे कितने आपके कितने मंत्री और कितने सांसद और विधायक हैं जो आज भी जेल में हैं? कई तो वो जन्नत में पहुंच चुके, 72 हूरों के पास में। आप मुझे बताइए कि आपको नमाजवादी नहीं किया तो क्या कहें? आप समाजवादी नहीं हो, आपको या तो नमाजवादी कहा जा सकता है या समाज कंटक कहा जा सकता है। ठीक है, आप बताइए क्या पसंद करेंगे? विनोद जी वो अपने जवाब देना चाह रहे हैं। बहुत सारे सवाल हो गए, वो कह रहे हैं मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम ये समझना चाहते हैं कि आज के समय में जातिवाद के साथ कौन कौन खड़ा है। मुझे नहीं लगता मेरे पैनल पे किसी ने भी कहा है कि वो जातिवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जरूर बयान आ रहे हैं जिनका मतलब अलग निकाला जा सकता है। फराज जी जवाब दीजिए। फराज जी और राजा साहब स्क्रीन पे। हाँ, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे नरक में जल रहा होता है। देखिए क्या है कि अभी संघ की बात हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हुई। मेरे पास ये आरएसएस की किताब है, इसका पेज नंबर 305 पर लिखा हुआ है कि के सुदर्शन जी, बोलने जरा एक बार। नाथूराम गोडसे प्लीज। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे नरक में जल रहा होगा। और नाथूराम गोडसे को मानने वाले मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे को मानने वाले देशद्रोही, गांधी की हत्या के देशद्रोही, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप डिबेट में यही आके क्यों कराते हैं? इससे क्या उद्देश्य है मुझे बताइए? कल भी आप आए और कल भी आपने यही बात कही, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहिए, वहां पर दूसरे व्यक्ति ने कह दिया नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अच्छा, तो इनसे क्या क्यों कराते हैं आप ये? अब एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, हर डिबेट में थोड़ी वही करेंगे। आप बोलिए, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर बात करिए। बहुत सारे सवाल आपके नेता के लिए, आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, एक मिनट, राजभर सुनिए ना प्लीज, डिबेट को डिटेल राजभर जी को लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट, आर्य विनोद जी रुकिए एक मिनट, फराज साहब और राजभर। अखिलेश जी इनको 20% वोट देते हैं, 20% वोट मुसलमान इनको देता है। कहिए ना ये कि हंडिलिया उनको भी थमा दे कभी, खाली वो छतरिया बैठ करके अपना मजा लेते रहेंगे। अरे कभी स्टेयरिंग भी थमाइए कि वो भी स्टेयरिंग लेकर के आगे बढ़े। 20% आबादी को कभी कुछ नहीं थमाएंगे ये। और बात कहेंगे कि हम सामाजिक न्याय की बात करते रहे, लोहिया जी को क्यों भूल जाते हो? लोहिया जी ने भगवान कृष्ण को भी माना था, भगवान शिव को भी माना था, भगवान राम को भी माना था, लेकिन ना भगवान राम को मान रहे हो, ना भगवान शिव को मान रहे हो, ना भगवान कृष्ण को मान रहे हो। आप अगर मानते तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने जाते और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने की बात करते, और भगवान राम के दर्शन करके कहते कि नहीं हाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और हम इसमें दर्शन करके हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आप वहां भी जाने में कतराते हो, वहां भी जाने में कतराते हो और बात बड़ी बड़ी करते हो कि नहीं हम धर्म के खिलाफ नहीं है। आप असली वास्तविक ये है कि आप यादव मुस्लिम के अलावा दूसरे समाज को देखना नहीं चाहते। आप गले में एक तरफ यहाँ चूड़ी रखते हो तो दूसरा पैर में चूड़ी रखते हो, ताकि वो सिर्फ यादव समाज के लोग और मुसलमान को हिस्सेदारी मिलते रहे, बाकी सब बाहर में जाओ, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ ना कि आप 20 साल तक सरकार चलाए हो, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वो लोगों की आबादी इतनी बड़ी 54% है, लेकिन आपने उनको हिस्सेदारी देने की बात एक बार भी नहीं किया। तमाम महापुरुषों की जयंती, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तब शांत बैठे पड़े रहते थे, तो कहते थे कि बाबा साहब जमीन कब्जा करते हैं। जब महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात आती थी राष्ट्र रक्षक की, तब उस समय कहते थे कि इस पे हम जुबान नहीं खोल सकते हैं। तमाम पृथ्वीराज चौहान की जब बात आती है तो वहां जुबान नहीं खोलते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वास्तविक जो फर्जी पीढ़ी है इसकी सच्चाई ओपन हो गई है। 86 में 56 अकेले यादव बनेगा, दूसरी जाति के लोग नहीं दिखाई देंगे। बात पिछड़े दलित इन्होंने तो एक और बात बोली थी, एक मिनट मैं उस बात पे भी आ जाती हूँ एक बार। राजभर जी, आप ओपी राजभर साहब ने जो बात कही थी, फराज साहब उस सवाल को भी ले लीजिए। अब मैं चाह रही हूँ आप जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है। हम कह रहे हैं कि उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये भी कह दिया, नहीं राजभर साहब जरा सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये कह दिया कि यादवों ने पहले मुसलमानों का हक लिया और अब वो ब्राह्मणों का हक ले रहे हैं। ये भी तो बात कही थी उन्होंने।
तो जरा फराज जी को जवाब देने दीजिए, पहले फराज जी जवाब दीजिए। जी सुचारिता जी, अब देखिए मुझे उम्मीद है कि ना राजभर साहब और ना गोडसेवादी मुझे कोई बीच में टोकेंगे नहीं। देखिए ओपी राजभर जी ने, इनके आदरणीय पिताजी ने, जब इनके बड़े भाई चुनाव हारे थे लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाया था कि मुझे कि इसलिए हरा दिया गया ताकि राजभर समाज की आवाज संसद में ना उठाई जाए। ये आप अभी गूगल कर लीजिएगा, ये ओपी राजभर साहब ने कहा है। कभी कुछ नहीं ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे आप जबकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाया। ऐसे डिबेट नहीं करता हूं मैं, मुझे मत इन लोगों के साथ इनवाइट किया करिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। आपका भी समय वेस्ट होगा और आपके दर्शकों का भी समय वेस्ट। मैं सहमत हूं आपसे। एक बार राजभर साहब उन्हें जवाब देने दीजिए, सभी वर्गों को हिस्सेदारी दिला। भाई जवाब तो देने दीजिए उन्हें। मैं ये जान रही हूँ कि इस वक्त एक वॉर अखिलेश यादव वर्सेस ओपी राजभर भी हो रही है, क्योंकि राजभर साहब कह रहे हैं अखिलेश जी को सत्ता चाहिए, सत्ता का दरवाजा तो हमारे जरिए ही आएगा। वो सत्ता में नहीं है इसलिए बेचैन। अब मैं बोलूं फराज साहब बोले प्लीज। हाँ। देखिए अरुण राजभर जी के पिताजी का बड़ा सम्मान है, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है। वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ओपी राजभर जी को विधानसभा का दरवाजा समाजवादी पार्टी ने दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने इनके भाई को हरा करके घर पे बैठा दिया। तो ये तो जानते ही है कि पिछड़ों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और 2000 मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, आप उससे मैं चुप बैठा, वैसे नहीं करता। आपको कुंडी लगा खड़े थे, मैं ऐसे नहीं करता। कहा कि ये विधायक। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट राजभर साहब, जरा राजभर साहब मैं जरा फराज साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो बात रख लें अपनी। हम इस डिबेट को आगे ऐसे नहीं बढ़ा सकते, मैं उनसे सहमत हूँ। जरा उन्हें बोलने दीजिए पहले। हमने बंद किया हुआ है। ठीक है, फराज साहब बोलिए। फराज साहब को लीजिए और समीर जी को लीजिए स्क्रीन पे। हाँ अब देखिए, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। सुचारिता जी, आपने शुरुआत की थी कास्ट सिस्टम से। हम तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो अप टू सम एक्सटेंट धीरेन्द्र जी से सहमत हूं कि जो कास्ट सिस्टम है वो कैंसर है इस देश के लिए। लेकिन के सुदर्शन जी क्या बोलते हैं, मैं 2 लाइन पढ़ करके दिखा दूं, क्योंकि चौगाकर साहब ने भी अभी आरएसएस की बात की। के सुदर्शन साहब भी बोलते हैं कि एवरीबडी हैड अ रोल। Historically, he said the caste system had been the most effective guarantor of the job. यानी कि इस देश का दलित गटर साफ करेगा और लैट्रीन साफ करेगा। ये तो के सुदर्शन जी ने भी कह दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट कहती है। एक मिनट क्या पढ़ रहे हैं आप? झूठ नहीं, ये बहुत देखिए, किसी भी संघ प्रमुख ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। आप रिपब्लिक भारत के दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। संघ सामाजिक समरसता की बात करता है, संघ में कोई जाति की बात नहीं की जाती। संघ स्पष्ट रूप से कहता है कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान सबके लिए होना चाहिए। संघ पे इस तरह के बेहुदे आरोप लगाना बंद कीजिए आप। और आप जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए भी आपकी वास्तविकता जानता है, इसलिए मिल्कीपुर चुनाव हार गए आप। प्रॉब्लम पता है, इसलिए कुंदर की सीट हार गए आप, जो मुस्लिम बहुल सीट है। न मुसलमानों के वोट मिल रहे हैं, न पिछड़े के वोट मिल रहे हैं आपको। बीजेपी से पीडीए आपको वोट नहीं दे रहा है। आपको न पीडीए का वोट मिल रहा है, न किसी का वोट मिल रहा है। मिल्कीपुर क्यों आ रहे हैं आप? कितने बड़े आप पत्रकार? अरे आप बताओ ना, मिल्कीपुर क्यों आ रहे हैं? आप पीडीए की बात करते हो तो दलाली करिए। मिल्कीपुर क्यों हार गए? इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती मुझे, इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती है। ना मैं चाहती हूँ, देखिए, ना मैं चाहती हूँ अखिलेश जी एक सम्मानित नेता है इस देश के, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, ना ही हमारे समीर जी हमारे वो सम्मानित मेहमान हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग पर्सनल इसे क्यों बना लेते हैं? आप लोगों के लिए ब्राह्मण वर्सेस यादव का जो जातीय संघर्ष है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल डिबेट में जाना चाहते हैं हर समय। अच्छा लग रहा है कि इस देश में एक जगह ऐसी बन गई जहां ब्राह्मणों को रोका जा रहा है पूजा से, एक जगह ऐसी बन जाए जहां पर बोला जाए यादव कथावाचक नहीं बन सकते। हो क्या रहा है इस देश में? हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हमें आज सोचना पड़ेगा, ये जातिवाद हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा, ये खत्म कर देगा इस देश को। इसीलिए इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो राजनेता कहते हैं कि हमें जातिवाद को खत्म करना चाहिए, जो लोग पिछड़ों के हक की बात करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा जातीय संघर्ष को खत्म करने का बेड़ा उठाना होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है। एक बार मैं प्रेम जी से 1 मिनट थोड़ा शांति कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे बात हो पाएगी। प्रेम जी और महामंडलेश्वर जी तो कथा भी गाते हैं, वो कथा बांटते हैं तो सब सुनते हैं। महामंडलेश्वर जी जरा ऐसी कोई कथा बताइए कि ये सब समझ पाए कि जाति में नहीं बंटना है और जाति इस देश को पीछे ले जाएगी। ये तो आप ही समझा पाते हैं, क्योंकि आपकी कथा सब उस तरह से सुनते हैं कि समझ आती। बहन जी, 88,000 ऋषि निम्न में कथा सुनते हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। मैंने निवेदन किया, काकभूषण जी कौआ हैं,
गरुड़ जी और हंस बैठ करके वहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु के वाहन कथा सुनते हैं, कोई विवाद नहीं है। मैं फिर निवेदन करूँगा कि आपके अंदर पात्रता है, योग्यता है, आपने शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन किया है और आपको लगता है कि आपका आचरण इतना पवित्र हो गया है, आप समाज को दिशा दे सकते हैं, तो आप किसी भी कुल में पैदा हुए हैं, आप समाज को अच्छी दिशा देने में सक्षम है और देनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। और एक प्रार्थना और कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जातिकरण हो रहा है, गांव देहात में लोग एक दूसरे पे छीटाकशी करेंगे, बिना मतलब के झगड़े बढ़ेंगे, मैं सबसे निवेदन करता हूं अन्य विषयों पे राजनीति कर लो भैया, ये धर्म का नाम लेकर, कथा का नाम लेकर, कथा तो भगवान की यह व्यथा समाप्त करती है, वो विषाद घटा करके प्रसाद प्रदान करती है। कथा के नाम पर हम लोगों को विषाद दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, विवाद दे रहे हैं, ये जरूर हमारी सबकी चिंता की बात है। आप किसी जाति में पैदा हुए हैं, आप पात्रता रखते हैं, योग्य हैं, आपने अध्ययन किया है और आपको लगता है समाज को सही दिशा दे सकते हैं, तो जरूर दीजिए, पर व्यासपीठ पर हल्के बात मत करिए, जाति की बात मत करिए, मनुष्य मात्र के कल्याण की बात करिए, तो आप बंधन के पात्र हैं। स्वामी जी, आपने जो बात बोली इतनी अच्छी बोली कि मुझे लगता है कि ये मेरे कार्यक्रम का समापन इन्हीं पंक्तियों से होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जाति में जन्मे हैं, आपके पास ज्ञान है, आपने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को समाज तक पहुंचाइए, उसे बांटिए, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। लेकिन प्रेम जी, क्या ये हकीकत नहीं है कि बिहार में चुनाव है? क्या ये हकीकत नहीं है कि यूपी में 27 में चुनाव है और उसके लिए जाति अगर मुद्दा ज्वलंत रहेगा तो वोट मिलेंगे? देखिए, आपकी बात सही है सुचारिता जी, चुनाव के समय में ये मुद्दा उस रूप में आगे बढ़ता है, बढ़ेगा। और मगर मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि ये जो चीज़ें हैं, किसका फेल्योर है, ये घटना जो घट रही, किसका फेल्योर? तो शासन प्रशासन पुलिस कहाँ है? शासन प्रशासन पुलिस कहाँ है? हाँ। और एक बात तो जो महामंडलेश्वर जी कह रहे थे उसमें छोटी सी बात, वो कह रहे कि ये घटना या दुर्घटना है। हाँ। मैं कहता हूँ महामंडलेश्वर जी, ये सिर्फ दुर्घटना नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये आपराधिक घटना है और एक सोच बैक ऑफ माइंड में जो चलती है जातिगत, उसका परिणाम है। इसलिए उसको थोड़ी इतनी विनम्रता से इसको मत देखिए, इसको थोड़ा सा सख्ती होकर के, सख्त होकर महामंडलेश्वर जी इसको गलत बोले, मेरा ये कहना है। सिर्फ दुर्घटना नहीं है, ये एक जातिगत जो हमारे माइंड में बना होता है उसके कारण बाल मुड़ा गया है। ऐसा थोड़ी कि एक थप्पड़ किसी को मार दिया गया है, ऐसा नहीं है, बाल मुड़ा गया है। ये तो ये निंदनीय है, आपराधिक भी है, कानून का उल्लंघन भी है। और अब जो लोग दिखा रहे कि ब्राह्मणों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये सीधे चुनौती है एडमिनिस्ट्रेशन को, सीधे प्रशासन को चुनौती है। भाई योगी सरकार, मोदी सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार, कैसे हो रही है ये घटनाएं आपके राज्य में? ये जवाब देना होगा। प्रेम जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई अपराध किसी राज्य में होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस राज्य के सरकार की होती है। लेकिन अभी हाल के समय में पश्चिम बंगाल में एक और रेप कांड हुआ, जिसके बाद विपक्ष के कई नेताओं ने आकर कहा कि ये ममता सरकार का फेलियर नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि वहां पर ये फेलियर नहीं है, वहां पर सरकार से सवाल ना पूछे जाएं, इन राज्यों में सरकार से सवाल पूछे जाएं। मैं हमेशा ये जो एक दोगली नैतिकता है इसके खिलाफ बोलती हूं, क्योंकि आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकारों की जिम्मेदारी ये है कि मनुष्य, व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हो, उसका पेशा उसकी जाति से तय नहीं होगा और ना ही उसके खिलाफ इस तरह का कोई भी अपराध जाति की वजह से हो सकता है। ये लोगों को समझने की जरूरत है और सरकारें इसे इंडोर्स करवाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।